सो हे गाइस, अब इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे आयुपैक ऑर्गेनिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन आइसोमरिज्म। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अपनी असली वाली केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ अ बेसिक। अब रिवीजन में सबसे पहले आयुपैक में हमने रूल देखा था। रूल क्या था? बीच में वर्ड रूट, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, बाद में सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट में पता ही है सबको क्या आता है, इथेन इथेन प्रोपेन वगैरह वगैरह। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? अगर वो रिंग साइक्लो है या बाईसाइक्लो है वो सब। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है? लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर कोई है तो, या फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब तीन फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक ही को हम सेकेंडरी सफिक्स का दर्जा देंगे 1, और जो बच जाएंगे, जो उसके नीचे वाले होंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, वो हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाते हैं। और जो हमारे सफिक्स होते हैं लाइक नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हमारे आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप से पहले ये अल्केन है, आइन है, ईन है। एन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। आइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ईन क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये हमारा आयुपैक रूल। नेक्स्ट, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, COOR, COCl क्लोरोकार्बोनाइल, CONH2 अमाइड, CN नाइट्राइल, CHO एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन। इसको दो बार राइट करना, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है ज़्यादा होता है, सल्फोनिक एसिड उसके बाद होता है। यहाँ पे 3 में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज होता है। तो C डबल बॉन्ड OR, इस R को देखो, R एक है, क्लोरीन 2 है, C एंड L 2, NH2 क्या है? 3 है। तो R पहले आएगा 1 वाला, Cl वाला 2 वाला बाद में, NH2 वाला 3 वाला तीसरे नंबर। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। देन साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, ये याद ही रहेगा। और इसके हम यूज़ क्या करते हैं? ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अल्कोक्सी कार्बोनाइल को हम यूज़ करते हैं O8। क्लोरोकार्बोनाइल को यूज़ करते हैं ऑयल क्लोराइड। अमाइड को हम ये क्या है? अमाइड। अमाइड को हम क्या यूज़ करते हैं? अमीनो हम उसको यूज़ करते हैं। देन CN नाइट्राइल, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम यह यूज़ करते हैं AL। अमाइड के लिए हम यूज़ करते हैं अमाइड, सफिक्स आ जाता है। प्रीफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं कार्ब अमाइड। ओके। और नाइट्राइल के लिए जो हमारा नाइट्राइल क्या है? प्रीफिक्स है, तो सफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं साइनो। अगर ये हमारा मतलब इसे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है इसके साथ, तो साइनो के लिए हम दूसरा यूज़ करेंगे। साइनो कब यूज़ करेंगे? जब ये प्रीफिक्स में आएगा। सफिक्स में इसका नाइट्राइल है। अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डो यूज़ करेंगे। केटो या फिर अल यूज़ करेंगे जब ये सफिक्स में आएगा। कीटो यूज़ करते हैं, पता ही है, या फिर ओन। अल्कोहल के लिए ओल यूज़ करते हैं। ठीक है, या हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्सी का यूज़ करते हैं प्रीफिक्स के लिए। उसके लिए नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अमाइन, एल्कीन, अल्काइन, ये हमारा वर्ड रूट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेटेस्ट आ चुका है इसलिए रिस्क नहीं लेंगे। तो ये 5 मेंबर रिंग है, जिसमें ऑक्सीजन है तो फ्यूरान, एस है तो थायोफीन, NH है तो पायरोल। पायरोल शुरू पायरोल से हुआ, आगे भी जाएगा। अब यही 5 मेंबर रिंग है, लेकिन 2 N है और दोनों तीसरे नंबर पे, तो एमिडाइजोल। लेकिन वो पास पास है तो पायराजोल। पायरोल से क्या हुआ? पायराजोल। पायराजोल कब आया? जब 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं। 5 मेंबर रिंग में ही 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं। अब यही, जब यहाँ पे O और N हो जाए तो ऑक्साजोल, S और N हो जाए दूर दूर तो हो जाएगा थायोजोल। अब यही O और N ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइसो ऑक्साजोल। ठीक है, अब पायरिडीन और पायराज़ाइन की बात। ठीक है, ये होगा 5 मेंबर रिंग में क्या है? पायरोल और पायराजोल। अब पायरिडीन क्या होता है? जब 6 मेंबर रिंग हो और 1 नाइट्रोजन हो, और जब 2 नाइट्रोजन हो बिल्कुल अपोजिट में, उसको हम बोलते हैं पायराजिन। पायराजिन क्या है और पायरिमिडीन क्या है? पायरिडीन। ठीक है, ये पायरिडीन है। अब पेरिमिडीन की बात करेंगे तो दैट इज़ 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 1 और एक थर्ड पोजीशन पे है। इसकी नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करेंगे। तो ये कितने हैं? 6 मेंबर रिंग है। बिल्कुल अपोजिट होगा तो पायराजिन, और अगर तीसरे नंबर पे होगा तो पैरामिडीन। पैरामिडीन को तो स्ट्रक्चर पता ही है। प्यूरिन का भी थर्ड नंबर पे होता है और एक एमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? पैरामिडीन और प्यूरिन। ये तो याद रहेंगे, DNA RNA में होते हैं। भाई याद रखने वाला कौन सा है? पायरिडीन, पैराजिन, ये सब, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन पेरिडीन से आया था। ठीक है, तो सबके पता होना चाहिए कि किसमें कितने लोन पेयर है। लोन पेयर तो पता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड का पता ही है। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एच के साथ, या फिर
सिंपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पाई होते हैं। अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई होते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ इस बॉन्ड पे ये अभी कितने हैं, 3 हैं। अब ये क्यूनोलिन क्या होता है, 2 रिंग होती हैं, जो सेकंड रिंग होती है वहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है। अगर वो दूसरी सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा तो आइसोक्यूनोलिन। और ये हमारा इंडोल, इंडोल पता है ना, इंडोल कहाँ पर यूज़ होता है, ऑक्सीजन जिब्रेलिन वगैरह बॉन्ड में, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी डिस्कस किया था कि बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या है, सिंपल बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाएगा तो फिनोल, CH लग जाएगा टोलुइन, OCH लग जाएगा तो एनिसोल, NH2 लग जाएगा तो एनिलीन। मैंने बोला था कैसे याद रखना है, एनिलीन में N आता है, N मतलब नाइट्रोजन आता है, एनिसोल में O आता है, जबकि एनिलीन में O नहीं आ रहा है, तो O से याद रखना। एनिसोल में क्या होता है, OCH3। टोलुइन थोड़ा सा T टाइप, टोलुइन इस तरीके का होता है। COH होगा तो बेंजोइक एसिड, CH होगा तो बेंजोल्डिहाइड, CN बेंजोनाइट्राइल, COCl बेंजोल क्लोराइड, CONH2 बेंजामाइड, COOR बेंजोएट, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ये याद रखने हैं, मतलब इस पे हमारा बेसिक है, इसके आगे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसलिए पहले ही पढ़ लिए क्योंकि वो हमारे काम के हैं, आगे भी उसके स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए, बेसिक, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्टेड विद आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल पढ़ा और स्टीरियो पढ़ा। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पोजीशन चेंज मेटामरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, डेटामरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। एक चेन, कार्बन चेन सेम रहेगी, बस उसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी। चेन आइसोमरिज्म में चेन ही चेंज हो जाती है, ठीक है। एक उसका सिंपल फॉर्म होगा, उसका आइसो फॉर्म हो जाएगा, उसका नियो फॉर्म हो जाएगा। मेटामरिज्म में जैसे ऑक्सीजन सल्फर बीच में रख लेते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और उसके जो साइड साइड वाले ग्रुप्स हैं लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब चेंज होते जाते हैं, उसकी वजह से वो आइसोमर, उसका स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाता है। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, जैसे हमारा क्या था, अल्कोहल और ईथर में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन में हो जाता है, ठीक है। मेन टेट्राइसोमरिज्म में क्या होता है, कीटो और इनोल में होता है। कीटो मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O है जो वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो अ, दूसरे जो हमारा अल्फ़ा कार्बन होगा जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और sp3 हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके साथ डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ा, कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा, सिस ट्रांस ZE सिन एंटी, सेम था बिल्कुल। सिस में क्या होता है, सेम साइड में होना चाहिए, ट्रांस मतलब थोड़ा सा अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कैसे प्रेफरेंस देते हैं, सिस में क्या होता है, सेम साइड में होता है। प्रेफरेंस किससे देते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको नंबर 1 मिलेगा। उसके बाद अगर एटॉमिक पहला जो एटम है अगर वो सेम है, दोनों दोनों मतलब दोनों साइड पे एटम पहला सेम है तो दूसरे एटम की तरफ जाओ, ठीक है। और अगर आइसोटॉप है तो हैवी आइसोटॉप को नंबर मिलेगा, और अगर डबल बॉन्ड है और एक तरफ C डबल बॉन्ड C है, तो ये जो O है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और एक तरफ C डबल बॉन्ड C है, तो हम इसको प्रेफरेंस पहले देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक वेट भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक चीज़ देखी थी कि इसमें जो C डबल बॉन्ड C है, एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो दोनों अलग होने चाहिए, ओके। देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कॉन्फ़िगरेशन का टाइप है। डायस्टेरियो आइसोमर्स, एनेंटियोमर्स हमने देखे। डायस्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। एनेंटियोमर्स जो मिरर इमेजेस होती हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, जो सुपर इम्पोज कर सकते हैं वो आइडेंटिकल हो जाती हैं। R&L कॉन्फ़िगरेशन देखी, इसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी, SALE, ठीक है, निकालना सीखी थी। एस फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज, लिवर रोटेटरी, ई से कुछ नहीं। और अगर H हॉरिजॉन्टल होता है तो हम स्विच कर लेते हैं, अगर वो वर्टिकल होता है तो हम स्विच नहीं करते। ये रिवीजन है, हमने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया, अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म हमने कन्फर्मेशन देखी, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड वाली, ठीक है। 2 ही थी किसमें, इथेन में। ब्यूटेन में 4 थी, कौन कौन सी, एंटी गाउच और एक्लिप्स्ड और फुल एक्लिप्स्ड। उसके बाद लास्ट थी साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में क्या थी, चाहे टाइम विद ब्रोन हिल्स, ठीक है। उसके हिसाब से हमने कर लिया था, चाहे टाइम विद ब्रोन हिल्स, हिल्स मतलब सबसे ऊपर मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। हिल मतलब सबसे ऊपर, हम डायग्राम किसकी बनाते हैं, हिल एनर्जी की, तो एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। तो स्टेबल कौन सा होगा, चेयर, फिर ट्विस्ट बोट,
फिर बोट, फिर हाफ चेयर। लिख के याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट आइसोमरिज्म। और थोड़ा सा जो आइसोमरिज्म में छोटी सी चीज़ रह गई वो ये था कि हमने देखा था जब सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी, तो सिस में हमने 3 चीज़ें देखी थी। छोटा बीम ढोलकपुर याद रखो, तो बीम से आ जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बीम से, और ढोलकपुर से डाइपोल मोमेंट, और तीसरा याद रखना है सोलूबल। सोलूबल होना चाहिए, नॉट स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल नहीं है, सोलूबल है। तो छोटा बीम जो ढोलकपुर है वो सेम साइड, मतलब वो गद्दारी नहीं करता है, तो सीस मतलब सेम साइड। इसमें सीस वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, ठीक है। ट्रिक बताई, क्या बताई? छोटा बीम जो ढोलकपुर से है, डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये, और सोलबिलिटी। अब इसकी ट्रिक इतनी खास तो नहीं बन सकी, पर जितनी बनी बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, सोलबिलिटी, ये किसकी ज़्यादा होती है? सिस की ज़्यादा होती है, क्योंकि बीम जो है वो सेम साइड पे रहना, अपोजिट साइड पे वो नहीं जाता है। और बाकी जो बच गया वो ट्रांस की, जैसे क्रिस्टल फील्ड, एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा क्या? मेल्टिंग पॉइंट। सोलबिलिटी का उल्टा क्या? स्टेबिलिटी। ये सब किसकी सही रहती है? ट्रांस की। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्मूले देखे थे, 2n किसके लिए? अगर सिमेट्री अब्सेंट होगी तो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 2n। लेकिन अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो 2n माइनस कर देंगे किससे? सॉरी, 2n-1, और इसमें प्लस कर देंगे 2p-1। मतलब जो n आ रहा था अब वो कम आएंगे, क्योंकि सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है। लेकिन उसमें प्लस क्या करेंगे? p-1। अब ये p-1 क्या है? p है, अगर वो इवन होगा तो इवन क्या होगा? n/2, क्योंकि उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ऑड के केस में 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हो जाएगा n+1/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करने का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सेम, अगर हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे है कायरल कार्बन। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जब हम बात करते हैं हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, अगर सिमेट्री एब्सेंट है तो 2n यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा इवन के लिए, एक बनेगा ऑड के लिए। इवन के लिए क्या बनेगा? सिंपल फार्मूला, मतलब हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2n-1 माइनस 2n-1, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि ये इवन है। 2n-1, और इवन के लिए क्या होता है? n/2-1, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। जबकि ऑड के लिए क्या होगा? 2n-1 माइनस रख देते हैं। ये बता दो प्लस माइनस कैसे याद रखना है? अब ये ऑड है तो ऑड में क्या करेंगे? पहले -1 करेंगे अपॉन 2। यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करें, 2n-1/2। अब यहाँ पे क्या है? ये जो ऑड में होता है ये हम निकाल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या निकाल रहे हैं? सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। मतलब टोटल कितने हैं, उसमें से अगर हम इनएक्टिव वाले माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे माइनस होता है। माइनस कब होता है? जब ऑड होता है, ठीक है। ऑड हम बचपन से देखते हैं गलत होता है, मतलब थोड़ा सा अजीब होता है, तो इसलिए हम उसको गलत दे रहे हैं, क्या? माइनस। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में से इनएक्टिव काट देंगे तो हमें एक्टिव मिल जाएगा। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सीरियसली मतलब। इवन के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो है पहले वाले होंगे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, दूसरे वाले ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे, ठीक है। याद रह रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद रह रहा तो 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। ओके, ये हो गया ऑल अबाउट आइसोमर्स। अब जीओसी पे चलते हैं। चलो जी, अब जीओसी की रिवीजन कर लेते हैं। जीओसी में क्या है? पहले यही इफेक्ट वगैरह। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में गलती हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से पढ़ा देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। एट दैट टाइम में खुद कंफ्यूज था, ओके, तो उसके लिए सो सॉरी। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब ये जो है इसका नाम जो है प्लस आई क्यों है? इसकी ग्रुप की वजह से। एक कार्बन चेन है, यहाँ पे ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को मैं प्लस आई कब बोलूँगा? क्यों? जब ये प्लस चार्ज ले, मतलब खुद प्लस चार्ज ले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो प्लस चार्ज लेगा। दूसरी तरफ माइनस आई क्यों बोलूँगा? जब ये ग्रुप जी हो, मतलब ये खुद माइनस हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो जो इसको दे रहा है यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? माइनस, यहाँ पे डबल माइनस, यहाँ पे ट्रिपल माइनस, ठीक है। तो ये 3-4 कार्बन तक ही चलता है, सॉरी 3 कार्बन तक ही चलता है, उसके बाद ये इंडक्टिव नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने? प्लस आई जब आएगा तो ग्रुप को प्लस चार्ज दे दो। प्लस चार्ज वो कब लेगा? जब वो
अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा चेन को, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं वो माइनस आई शो करते हैं, ठीक है। अब इसकी सीरीज़ है जो हम देख लेते हैं आगे, उससे पहले देख लेते हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ये समझ में आ गया। इसकी सीरीज याद रखनी है, जो माइनस आई होते हैं वो कैसे शो करते हैं, ठीक है। माइनस आई से क्या याद रखना है, माइनस आई जैसे ही आएगा माइनस चार्ज है तो ग्रुप को, वो ग्रुप माइनस चार्ज लेगा, कैसे लेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा चेन से, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड हमने देखे, कोई भी ले लो, ठीक है। पहला साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए, कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब प्लेनर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे फक्कल रूल फॉलो होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4n के मल्टीपल में, मतलब 4 आ रहे हैं, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, बस ऐसे याद रखो ट्रिक से। बाकी अगर वो 4 की जगह 2 आ रहे हैं, इसके बीच में क्या है 6, 8 और 12 के बीच में क्या रहेगा 10, एंड उसके बीच में क्या रहेगा 14, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। और सॉरी 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 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कब हो जाएगा, जब वो हक्कल रूल को फॉलो, हक्कल रूल ये है तो ये हक्कल रूल नहीं है, तो जब वो 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को फॉलो करेगा, मतलब कि वो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं 4 8 12 16, तो मतलब वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। एरोमेटिक के लिए क्या है, इनके बीच का 2 6 12 14, मतलब जो 4 के टेबल में नहीं आ रहे तो वो एरोमेटिक हो जाता है। नॉन एरोमेटिक का सिंपल है, यहाँ पे कोई भी कार्बन sp3 हो जाएगा, ठीक है। अगर sp3 हो जाता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है तो नॉन एरोमेटिक में चल जाता है। इसकी हमने स्टेबिलिटी देखा था, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक आता है, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, डेट इज़ एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट इज हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस और कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सबसे पहला सेम जैसे उसमें हमने पढ़ा था मेटामरिज्म में, अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और मस्ट बी sp3, ठीक है। जैसे मैं ग्रुप ले लेता हूँ ये वाला सी ये sp3 है, इसी साथ मैंने ले लिया यहाँ पे डेट मस्ट बी CH2 CH2। अब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के लिए पूछ रहा है, तो अब ये वाला जो ये जो है ग्रुप, इसके साथ ये अल्फ़ा है, अब ये वाला H2 है, ये रिलीज़ होके यहाँ पे आ सकता है, मतलब कितनी स्टेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 3 बार स्टेबिलिटी, 3 बार मतलब चांस है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट सकता है, मतलब ये H यहाँ पे जा सकता है, तो ये हो गई हमारी हाइपर कंजुगेशन। वैसे यहाँ पे भी मैं C लगा देता, 2 C लगा देता, और वो CH3 हो जाते, तो कितने 3 3 6 3 9, मतलब कितने चांसेस हो गए 9। जिसकी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जिसकी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, डेट इज़ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है, बस यहाँ से हाइड्रोजन लो, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये ग्रुप है, ठीक है, तो ये ग्रुप अपना क्या करेगा, ये देगा, ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके पास चांस है कि ये और भी स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ किसकी वजह से, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, कोई भी रिंग है, जैसे बेंजीन में हम देखते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैंने मान लिया यहाँ पे नेगेटिव या चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये वाला नेगेटिव फोर्स करेगा इस वाले को कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये वाला नेगेटिव, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा अंदर वाली तरफ, उसे बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला माइनस, अब ये इसको फोर्स करेगा ये प्लस, तो मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये घूमेंगे रिंग में, दैट इज़ रेजोनेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH2 मान लिया मैंने, इसके बाद लोन पेयर होता है CH2। अब ये लोन पेयर जो है ये बोलेगा मैं देता हूँ क्योंकि माइनस है, अब ये वाला क्या करेगा, इस तरीके से टूटेगा ताकि ये इसके साथ बॉन्ड बना सके, तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है
ये माइनस दे रहा तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, तो ये वाला CH2 माइनस बाहर साइड पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? अब ये भी प्लस आर इफेक्ट होता है, या फिर इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, प्लस एम या माइनस एम। अगर रेजोनेंस उस डायरेक्शन में हो रही है तो प्लस एम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो माइनस एम। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहे हैं बेंजीन रिंग को, या इस डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बोरोन होता तो बोरोन क्या बोलता कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये माइनस बनता है, ये पॉजिटिव। तो मतलब जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो प्लस एम शो होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो माइनस एम शो होगा। ठीक है, ये प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई याद रखना। प्लस एच माइनस एच भी होता है। प्लस एच और माइनस एच क्या होता है? लाइक अगर यहाँ पे सी एल होता है, ठीक है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे अगर सी एल होता, तो अब ये वाला सी एल क्या करता? ये होता रिमूव। ठीक है, अब जैसे एच एच गया, अब सी एल रिमूव होगा, सी एल रिमूव होगा तो सी एल माइनस लेके चला गया, ये बचा पीछे पॉजिटिव। लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एच की जगह सी एल आ गया, और ये सिल्वर बॉन्ड हो CH2 जो भी है। अब ये वाला बॉन्ड मुझे इसके साथ बनाना है। ठीक है, मतलब यही क्लोरीन जो है उसका बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये निकल जाएगा माइनस लेके प्लस पॉजिटिव, इस बॉन्ड को इस तरीके से टूटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, जबकि ये वाला H जो है इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा था और इधर आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जा रहे थे तो प्लस एच शो हो रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, माइनस एच शो कर रहा है। माइनस एच पर कंजुगेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर पता होना चाहिए माइनस एच और प्लस एच क्या है। प्लस एच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्लोरीन वाला एक्सेप्शन केस है जहाँ माइनस एच दिखता है। नेक्स्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रेजोनेंस भी समझ में आ गया ना? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स 3 तरह के होते हैं। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर ये इस तरीके से टूटता है, ठीक है, ये माइनस चार ले गया ना, तो ये हो जाएगा कार्बो। जो माइनस चार वाला होता है वो कार्बो कटाइन होता है, प्लस चार वाला कार्बो अनाइन होता है। और अगर ये इस तरीके से टूटते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं, तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल कार्बो अनाइन कार्बो कटाइन। जो कार्बो अनाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी, मतलब ये sp3 होता है, sp2 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी वजह से इसकी बढ़ जाती है, मतलब sp3 हो जाता है, जबकि ये वाला sp2 ही रहता है हमेशा, ये sp3 नहीं होता है, ये भी sp2 ही रहता है। ठीक है, क्योंकि उसके से एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेचारा क्या ही करेगा। लेकिन माइनस वाले क्या, जैसे हम कहते हैं ना लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं ना उस स्ट्रक्चर में, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, वैसे ये माइनस चार्ज जो है वो क्या है, लोन पेयर ही तो है, तो मतलब ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो मेन पॉइंट है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कार्बो अनाइन माइनस वाले को माइनस वाले सेटिस्फाई करेंगे, कौन, माइनस आई माइनस एम माइनस एच। समझ में आया? इस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे थे। कार्बो कटाइन या फ्री रेडिकल की बात करें तो ये प्लस एम प्लस आई से ही सेटिस्फाई होते हैं। दूसरी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस वालों के, माइनस एम माइनस आई माइनस एच। और एक बात और, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, दिख रहा था ना, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे दिखता है, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखता। मेन पॉइंट जो याद रखने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, माइनस एम माइनस आई माइनस एच। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में। बस अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 5 to 10, उसके बाद पावर, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट रह गया, लास्ट वन, उसमें ये है कि हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप और एक यहाँ पे ग्रुप होगा, जैसे मैंने मान लिया COH है, ठीक है। अब ये ग्रुप अगर बल्कि है, ठीक है, ये एसिड है, अगर इन केस यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अमाइन NH2 या Me2 बोल सकते हैं, ठीक है, NH2 भी यूज़ कर सकते हैं, अमाइन। अब ये क्या बेसिक है, ये क्या एसिडिक है। एसिडिक के केस में अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, अगर ये ग्रुप बल्कि है, दैट शुड नॉट बी एच एस
छोटे छोटे साइज़ के नहीं होने चाहिए, ठीक है, बड़ा बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो अगर ये ग्रुप बल्कि है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है मतलब इसको अच्छी से रिलीज़ करना है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर बल्कि ग्रुप होगा तो ये इसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या चाहता है, आए इसके पास कोई, इसके पास तब कोई आएगा ना जब ये ग्रुप जो है वो बल्कि होगा और ये इसको रिपेल करके दूसरे प्लेन में भेज देगा, ठीक है। होता क्या है कि ये जो ग्रुप है बल्कि होने की वजह से दूसरे प्लेन में चला जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का कोई बॉन्ड या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और यहाँ पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। लेकिन कब, जब ये वाला Me2 हो या Me3 हो, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन होना चाहिए ये वाला। लेकिन अगर ये NH2 है तो क्या ही बल्कि है, ये ग्रुप को रिपेल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इतना सा पॉइंट याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी टर्शरी होना चाहिए ये नाइट्रोजन, तभी ग्रुप बल्कि होगा तो ये रिपेल करेगा, तब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर वो प्राइमरी होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। होप सो समझ आ गया। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ये रिवाइज कर लेते हैं माइनस आई इफेक्ट सीरीज जो भी है। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना अली की कार में बोली हेलो, और अल्कोहल की में एल्काइन नहीं है, बेंजीन है। तो उसके हिसाब से ना फरहान NF3 प्लस, ना ऋतिक NR3, शाहरुख SR2, ना हिमेश NH3 प्लस, NO2 ना हिमेश पुरी, SO3H सलमान, CN साइना, CHO अल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पता ही है, हेलो से याद रखो, ये याद नहीं ज़रूरत नहीं है, फादर करेक्टर बेटा इंस्पेक्टर जो भी है। देन अल्कोहल से OR से डेट इज़ ये हमारा हो गया OR, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल से पहले आया ना मिथॉक्सी, जो हमारे ग्रुप होते हैं ना, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी वगैरह वगैरह, अल्कोहल, देन अल्काइन, देन NH2, बेंजीन, इन एक्सेट्रा। ठीक है था प्लस माइनस आई वाली। प्लस आई वाली कहीं नहीं ओलाकार, प्लस आई वाली क्या हो जाती है, जो खुद प्लस एच लेना मतलब जो खुद प्लस चार्ज लेना चाहती है, ठीक है, खुद प्लस चार्ज लेना चाहती है तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन खुद ये क्या चाह रही है, प्लस चार्ज लेना चाह रही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। समझ में आया, ट्रिक थी वो याद रखने की। तो CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COR माइनस, देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन ट्रिटियम, हाइड्रोजन। ओके, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट सीरीज। सो नेक्स्ट ऑर्डर जो है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज़, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार में मोना को खिलाई फिर आम की मिठाई, तो पानी के और अल्कोहल के साथ अलका बोली आ। ठीक है, ये सब ट्रिक जो है वो पंकज सर की हैं। ओके, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। तो सल्फोनिक एसिड क्या है, सलमान ने, ठीक है, सलमान से याद रहेगा सल्फोनिक एसिड, देन पिक्रिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, देन स्क्योरिक एसिड, ठीक है, देन डाइनाइट्रोफिनॉल, सबको पता है, डाइनाइट्रो मतलब ऑर्थो और पैराबोजन पे नाइट्रो ग्रुप होता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मोनोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसमें पैरा, ऑर्थो, मेटा इस तरीके से आएगा। पैरा वाले की ज़्यादा स्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, देन ऑर्थो वाले की, देन मेटा वाले की, देन फिनोल, ठीक है, फिर खिलाई, आम की अमोनियम, NH4 प्लस, देन मिठाई मतलब क्या, मिथेनॉल, पानी और अल्कोहल, पानी फिर अल्कोहल, पानी की ज़्यादा होती है फिर अल्कोहल की होती है, देन अल्काइन, फिर अमोनिया, अमोनिया क्या होता है अमोनिया क्या होता है NH3, देन अल्कीन, ठीक है। और ये जो अल्काइन है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, जिसके पास एच ज़्यादा होंगे, C++CH, लेकिन एक R हो जाए एक H हो जाए तो उसमें इसकी तो कमी होगी ऑब्वियस, ठीक है। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। सो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस। तो पहले 3 क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, अगले 3 क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का याद रखना, सबसे पहले जो मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, -I, -R, फिर -M बोल सकते हैं,
-H, मतलब सब माइनस वाले होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है COH COH COH, ठीक है, तीनों हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। और हमारे पास ये NO2 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 तीनों क्या है हमारा -I, ये भी -I, ये भी -I, ठीक है, तीनों -I ग्रुप है। सबसे पहले कंडीशन -I है, M वाला यहाँ पे नहीं लगता है, NO2 का -M लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, पर ये हमें दिख रहा है COH में हमने देखा था ये जो है NO2 थोड़ा सा बल्कि लग रहा है ना, N और 2 O, तो बल्कि ग्रुप में क्या होगा, बल्कि ग्रुप में क्या होगा, ये रिपेल कर जाएगा तो ये हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऑर्थो फैक्ट एक ही तो ज़्यादा हो गई। बी और सी में देखेंगे यहाँ पे सिर्फ -I है, यहाँ पे -I -M दो इफेक्ट लग रहे हैं, जबकि माइनस जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं लगता है ना, ये यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो सी वाले की ज़्यादा हो जाएगी, तो A C देन B। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, -I फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ABC, इजी रन। तीसरा वाला सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे क्या है, CH3 एक बार ऑर्थो है, मेटा पैरा है, ठीक है। अब CH3 मुझे पता है +I इफेक्ट देता है, यहाँ पे +I, यहाँ पे भी +I, सॉरी। अब यहाँ पे ये +M दे सकता है, यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट दे देगा, तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। बी और सी में देखेंगे तो प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो यहाँ पे बी की ज़्यादा रहेगी देन सी। समझ में आया। देन नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई एटम आए और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, इसका रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा है, इसका भी रेजोनेंस में कहीं ना किसी हद तक पार्ट कर रहा है, और इसका वाला तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस में ही नहीं है, तो डी का सबसे ज़्यादा। इसका भी बहुत कम, इनके कंपेरिजन में कम कर रहा है, तो ए। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसका कर रहा है, इसका कर रहा है, तो सी एंड देन बी। बी का सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो रिंग में रेजोनेंस जा रही है, यहाँ पे सिंपल थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, नाइट्रोजन पे लोन पेयर लाओ, देखो किसका ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे सिंपल रिंग है, यहाँ पे जो NO2 है, NO2 क्या है, -I इफेक्ट देता है और -M देता है, ठीक है। CH3 +I देता है और +M देता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो किसकी बढ़ी, इसकी बढ़ गई, तो सी वाले की हो जाएगी ज़्यादा, ए वाले की उससे कम और बी वाले की सबसे कम, क्योंकि इसने उसको कम कर दिया, इसने उसको बढ़ा दिया, लेकिन ये तो सेम रहा ना। ये मतलब लोन पेयर ये क्या करेगा, जो ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट है, मैंने क्या बोला था, +I दे रहा है, +I मतलब ये प्लस रहना चाहता है। प्लस कैसे रहेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग पे इसको डोनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको जब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर आराम से कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आया। देन लास्ट क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी +I देता है, ये भी +I देता है, ये वाला -I देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर इसको डोनेट करना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, H जो हमारा निकल जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे इसको लोन पेयर डोनेट करना होता है। अब ये वाला ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये आराम से देगा, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो ए की ज़्यादा हो गई, बी की उससे कम हो गई। अब ये वाला सिंपल वाला है और ये वाला इसने तो कम कर दी ना, इसने खींच ली है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा, खींचेगा तो ये बेचारा नहीं दे पाएगा, ABC D। समझ में आया। ये तो क्वेश्चन के साथ हमने इसको फिनिश किया। हो सकेगा तो हम एक वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रख देंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे अल्काइंस एल्केन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।